तुम लोग क्वेश्चंस बनाए क्या उस चैप्टर के? यस सर। क्वेश्चंस बनाए हो? यस सर। यस सर, बनाए हैं। चलो ठीक है। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कशन करते हैं, ठीक है? जो जो आए हुए हैं उसके बाद तुम लोग के क्वेश्चंस जो होंगे वो लेंगे। तो हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? वो देखो, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तुम लोगों को अटेम्प्ट करो इन सभी को। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, जितना कर चुके हैं हम लोग कवर उसी से सारा क्वेश्चन है, ठीक है? द एलिमेंट, किसका ऑडियो ऑन है म्यूट करो। द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस, ठीक है? अच्छे से करना। द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज, ठीक है? ये रिसेंट 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कैल्शियम, ऑप्शन बी है स्कैंडियम, ऑप्शन सी है बेरियम एंड ऑप्शन डी है पोटाशियम। चलो करो दोस्त। क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा एलिमेंट है जिसके पहले और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस होगा? सर हो गया। कौन सा होगा? पोटाशियम। पोटाशियम। बाकी और किसी का हुआ? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? सर पोटेशियम आया। पोटाशियम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बस एक ही तरीका है, हमको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। तो हम लोग बताए थे कि आयनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली जो भी हम लोग थोड़ा बहुत अगर डिफरेंसेस आता है या फिर जहां भी देखेंगे एक्सेप्शंस का केस आ रहा है, तो वहाँ मेनली जो आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही आता है, ठीक है? तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है। सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तुम लोग देखो, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैल्शियम का लिखोगे, कैल्शियम का है, ठीक है? कैल्शियम हो गया 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, हम देखो पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये आर्गन के टर्म में लिख दे रहे हैं। आर्गन के बाद क्या आ जाएगा कैल्शियम में, बताओ? आर्गन तक 18 हो गया, आर्गन के बाद क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। यस और नो? हेलो? यस सर। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन के बाद? 4s2 और 3d1, 3D1। ठीक है? बेरियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। बेरियम कौन से पीरियड, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? ग्रुप 2। ग्रुप 2। एटॉमिक नंबर क्या होगा बेरियम का, बता सकते हो कोई? बेरियम का एटॉमिक नंबर कोई बता सकते हो? 56। हेलो? सर 56। हाँ 56। तो इसका एटॉमिक नंबर है ब्रैकेट में लिखना 56। तो इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा वो कौन सा होगा? जेनॉन। Xc54 होता है इसका, ठीक है? और इसके बाद 6s2 हो जाएगा। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। पोटाशियम का 19 होता है। पोटाशियम का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो आर्गन और 4s1। अब तुम लोग यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करके देखो कि पहला और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में किसमें सबसे मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, खुद ऑब्जर्व करो।
अगर कैल्शियम में देखोगे तो कैल्शियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तुम्हारा 4s से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो भी सेम सेल से निकल रहा है, ठीक है। अब स्कैंडियम में देखो, स्कैंडियम में भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकलेगा 4s से, तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे वो भी सेम सेल से 4s से ही निकलेगा, ठीक है, फोर्थ सेल से ही निकल रहा है। बेरियम में देखोगे, बेरियम के केस में भी वही है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 6s से निकल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो भी सेम सेल से 6s से ही निकलेगा। लेकिन पोटाशियम में क्या हो रहा है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये फोर्थ सेल से निकलेगा, 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब उसके बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये पूरा क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, और एक शेल भी तो अब कम हो गया है इसका। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो ये देखोगे वो पूरा तुमको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है और थर्ड सेल से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे इस केस में, बाकी अदर के कंपैरिजन में जब हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इस केस में सेकंड इलेक्ट्रॉन या सेकंड वैल्यू जो आएगा ना आयनाइजेशन एनर्जी का, उसका देखोगे एक्सेप्शनली हाई वैल्यू आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ये सभी एलिमेंट्स का। इस केस में पोटाशियम के केस में एक्सेप्शनल हाई वैल्यू आएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो वही पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में। आंसर क्या हो जाएगा, पोटाशियम। कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो, इसमें किसी को कोई डाउट? ये सारा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो देख लो एक बार, क्वेश्चंस बिल्कुल यही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम। आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पूछा गया है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, Mg, Al और Si आर इन द ऑर्डर। अब तुम लोग खुद ही करेक्ट ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको बताना है इन सभी का पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, खुद ही ऑर्डर बताओ तो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं हम, तुम लोग खुद बताओ ऑर्डर। बोलो, इतना टाइम सर क्यों ले रहे हैं? पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा? सोडियम। सोडियम का। ठीक है, ये देखो ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13 और 14 है। तो हम लोग जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज करता है तो उसमें ये जनरल ट्रेंड है इंक्रीज करने वाला। अब उसमें तुमको देखना होगा एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पॉसिबल। तो एक्सेप्शंस तुम लोग को बताएं कि पीरियड में जो भी मेनली एक्सेप्शंस आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो किसकी वजह से आता है बोलो? पीरियड में जो एक्सेप्शंस आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, उसका रीजन क्या होता है? सर हाफ फुलफिल रहेगा या फिर सर फुल हाँ, फुलफिल रहेगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोल सकते हैं, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड की वजह से आता है। तो सबसे लिस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो तो सोडियम का होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में तुमको कंपेयर करना है, तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट होता किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, नियॉन, उसके बाद 3s2 आएगा ना मैग्नीशियम का, और एल्यूमिनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे नियॉन और उसके बाद 3s2 3p1। बताओ, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो 3 के s से निकलना है, 3s सबसेल से, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो 3 के p से निकलना है, और p1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन दो कॉन्फ़िगरेशंस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, तुम लोग खुद बताओ। 3s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू 3p1।
तो इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद क्या आ गया, सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का। यही है ना ऑर्डर, देख लो। यस सर। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, ध्यान देना इसको। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तुम लोग अब अगर पढ़ चुके हो अच्छे से चैप्टर तो आराम से क्वेश्चंस बना सकते हो, और बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही स्कोरिंग है, कि अगर इसमें टाइम लगना नहीं है, क्योंकि आता है तो तुरंत 1 या 2 सेकंड में तुम आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब चैप्टर जो होता है स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। अब चलो यहाँ बताना, इसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड, ये ऐसे दिया गया, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। ऑप्शन ए है 14.6 और 13.6, ऑप्शन बी है 13.6 14.6, ऑप्शन सी है 13.6 एंड 14.6, सॉरी ये भी 13.6 ही है, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 14.6 एंड 14.6। बताओ तो, बहुत ही सर आसान ए। क्वेश्चन है। A. अब यहाँ देखो, यहाँ डेटा हमको याद रखने का जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ सोचोगे सर डेटा दिया गया, डेटा तो याद रख नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, तो डेटा का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, डेटा बस हमको कंपेयर करने के लिए दिया गया। हम डेटा थोड़ी याद रख सकते हैं, किसी का एग्जैक्ट डेटा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, हमेशा कंपैरिजन पूछा जाता है। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे, तो हमको पता है पहला आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होगा। तो तुमको यहाँ पे देखो रेस्पेक्टिवली पहले नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, तो जो फर्स्ट वाला वैल्यू होना चाहिए वो सेकंड वाले वैल्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तुमको वैसा, पहला वाला वैल्यू सेकंड वाले वैल्यू से ज्यादा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए। ए। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। समझ आ रहा है, बन जाएगा अब क्वेश्चंस एग्जाम के। यस सर। बिल्कुल, ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को देखोगे बहुत जगह आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो सेम ही चीज है। तो द सेकेंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज, तुम लोग खुद ही ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बताना है। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर करना है इन चारों एलिमेंट्स का।
सर सबसे लीस्ट कार्बन का। सबसे लिस्ट कार्बन, ठीक। बन गया, सबसे बना रहे हो तुम लोग? ओमकार, ओमकार, हेलो। मानसी, यस सर। बन रहा है तुमसे? यस सर। आयुष, Yes, sir. चलो ऑर्डर बताओ तो, करेक्ट ऑर्डर क्या आ रहा है तुम लोगों का? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा किसका हो जाएगा? बोलो। कार्बन। कार्बन, ठीक है। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे छोटा कार्बन का। इसके बाद क्या होगा ऑर्डर में? हिमांशु बताओ। Nitrogen. कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। Fluorine. फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा Oxygen. ऑक्सीजन। किसी को इसमें डाउट है? देख लो, ये करेक्ट ऑर्डर है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग कंपेयर किए हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, समझ गए? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हमको कंपेयर करना है तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना होगा, और उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तुम लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो सबसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी देखोगे सबसे मैक्सिमम। ठीक है, तो उस केस में तुमको उस तरह से कंपेयर करना हो। कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ। हेलो, किसी को पूछना है ये वाला क्वेश्चन, या सबका आ गया है? बोलो यस और नो। No, हेलो, sir. नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये किसके किसके बारे में पूछा गया है? फॉर कैल्शियम, ठीक है, अच्छे से देखना, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन। इन चार एलिमेंट्स को हमको कंपेयर करना है। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बताओ ऑर्डर तुम लोग खुद ही बताओ। कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन। यहाँ पे ध्यान देना, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना तो सेम ग्रुप के हैं ना ही सेम पीरियड के हैं, तो अलग अलग करके दिया है। अब इसमें तुमको रिलेशन बैठाना होगा अच्छे से, ठीक है, रिलेशन निकालना होगा कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। पहले सबका पोजीशन लिख लो तुम लोग, अप्रोक्सीमेट पोजीशन कहाँ कहाँ वो लाई करेंगे, तो उस तरह से लिख के तुम लोग कंपेयर कर सकते हो।
आ गया हिमांशु? ना किसी से? सबसे लीस्ट बैरियम का। चल अब देखो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुमको सारे ग्रुप का पोजीशन, सारे एलिमेंट्स का पोजीशन तुमको एक तरह से यहाँ पे करना होगा। जैसे यहाँ देखो कैल्शियम है, बेरियम है, तो हमको पता है कैल्शियम और बेरियम कौन से ग्रुप में लाई करेंगे। ये ग्रुप नंबर, two, यहाँ पे ग्रुप नंबर है, तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट लाई करेंगे? यहाँ पे कैल्शियम होगा और उसके नीचे ही होगा बेरियम। कैल्शियम के नीचे ही लाई करता है ना बेरियम, यस और नो? यस सर। चलो अब इसके बाद दूसरा दिया हुआ सल्फर और सेलेनियम। अब सल्फर और सेलेनियम कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप नंबर 16 के हैं, बोलो। यस सर। यस सर। ग्रुप नंबर 16 का हो गया, तो ये हो गया सल्फर, ये हो गया सेलेनियम। ठीक है, अब ध्यान देना तुम लोग, आर्गन है, आर्गन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 18। नंबर 18 के ग्रुप का है। ठीक है, नोबल गैस वाला एलिमेंट है ये, आर्गन हो गया। अब देखो यहाँ पे ये, और पीरियड पे ध्यान रखना। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और सल्फर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? 16। 16। तो ये सल्फर जो है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और कैल्शियम जो है ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। अब चलो यहाँ पे हमको कंपेयर करना है क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही कंपेयर करना है इन सभी एलिमेंट्स का। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, और करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको देना है। तो सबसे जो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, ये बताओ। सबसे लीस्ट तो तुमको देखो यहाँ पे ध्यान रखना होगा बेरियम। कि हाँ, ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे लिस्ट आयोनाइजेशन, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होना चाहिए? बेरियम का। बेरियम का होना चाहिए, यस और नो? यस सर। ये ग्रुप नंबर 2 का है, और ग्रुप नंबर 2 में ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? बेरियम बता सकते हो? ग्रुप नंबर 2 के कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा ये? फोर्थ। फोर्थ पीरियड सेकंड। का है, थर्ड। थर्ड। सिक्स्थ Sixth पीरियड period. है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, ये तो हम इसके नीचे जस्ट शो कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि और अदर एलिमेंट्स नहीं दिया हुआ है। तो बेरियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये जेनॉन Xc6s2 अभी तो लिखे थे ऊपर। ठीक है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये देखो हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 6 है, सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट है ये। तो सबसे लिस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया बेरियम का। ठीक है, तो बेरियम सबसे लिस्ट हो गया। इसके बाद बताओ क्या आना चाहिए? बेरियम के बाद कौन सा आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम सर। बेरियम के बाद कैल्शियम, सबका यही आ रहा है। हेलो? Yes sir. कैल्शियम, कैल्शियम क्यों आएगा? क्योंकि इसी ग्रुप में, अब देखो बेरियम और कैल्शियम में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कैल्शियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बेरियम से ज्यादा, क्योंकि बेरियम उसके नीचे लाई कर रहा है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो कैल्शियम का हो गया ज्यादा बेरियम से, और कैल्शियम जो है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? सल्फर और सेलेनियम, इसमें तुमको कंपेयर करना है। सेलेनियम। तो सल्फर और सेलेनियम में किसका ज्यादा होगा बताओ? सल्फर का ज्यादा होगा। सल्फर का ज्यादा होगा। इसके बाद आ गया कैल्शियम या सेलेनियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? सल्फर। सल्फर। और सल्फर और आर्गन में तुम यहाँ खुद देखो, सल्फर आर्गन। और आर्गन में अगर कंपेयर करें हम लोग तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? आर्गन। आर्गन। तो यहाँ देखो ये करेक्ट। तो आर्गन से
आर्गन से कम था सल्फर का, अब सल्फर से कम होगा सेलेनियम का। तो यहाँ देखो, अगर सल्फर से कम है सेलेनियम का वैल्यू, तो सेलेनियम और आर्गन में कंपेयर करोगे तो सेलेनियम का आर्गन से भी तो कम होगा ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक ये सबसे मैक्सिमम जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, आर्गन का है। तो आर्गन सबसे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो सल्फर का आर्गन से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो सल्फर और सेलेनियम में सेलेनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से कम हो गया। ठीक है, अब कैल्शियम और सल्फर में जब कंपेयर करोगे, तो कैल्शियम और सल्फर में कंपेयर करोगे तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, सल्फर। ऑब्वियसली सल्फर का होगा। ठीक है, और उसके बाद जब कैल्शियम और बेरियम में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो बेरियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम से कम हो जाएगा। तो सबसे लिस्ट ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो रिलेट करोगे उसका पोजीशन निकाल के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी तुम लोग को पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है या कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो उस तरीके से पोजीशन लिख लेना। उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। और वहां पे ध्यान रखना एक्सेप्शन वाला भी, अगर अगर केस दे दिया रहे तो एक्सेप्शन वाला भी चीज तुम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो वो सब भी कंसिडर करके सॉल्व करना होगा हमको। तो यहाँ पे तो फिलहाल कोई एक्सेप्शन नहीं था फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस इन्वॉल्व होंगे तो उसको भी तुमको कंसिडर करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवाज नहीं आ रहा सर। बना लिए तुम लोग उस क्वेश्चन को? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अब? अभी आ रही है सर। हाँ, बना लिए क्वेश्चन? सर मिला ही कहाँ। क्या नहीं मिला? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस तक ही लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। एक एक मिनट रुकना। रुचिका होस्ट शिफ्ट करो।
चलो अब देखो, अब दिख रहा है स्क्रीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sir. ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये 4 एलिमेंट दिए गए, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो बताओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, अच्छे से कंपेयर करना। शुभम बताओ तुम क्या आ रहा है। शुभम, हेलो। सर नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, फिर फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन। नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। बोलो, कोई भी बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आ रहा है। लीस्ट नाइट्रोजन। सबसे लीस्ट नाइट्रोजन का। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। सर पहले सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ऐसे ऐसे डिक्रीज। सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर। कंपेयर करो, जल्दी से बोलो। नाइट्रोजन तो सबसे मैक्सिमम, ये देखो एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट है। अब पीरियोडिक टेबल में देखो कि नाइट्रोजन है, इसके नीचे कौन सा एलिमेंट होगा इस इन सभी में से? फास्फोरस। फास्फोरस। ठीक है। और कार्बन जो है ये नाइट्रोजन से जस्ट पहले होगा, और इसके नीचे कौन सा एलिमेंट होगा? सिलिकॉन। ऐसा ही है ना पोजीशन। ये 4 एलिमेंट्स अब हमको गिवन है। अब इन 4 एलिमेंट्स ये अगर गिवन है हमको, तब यहाँ पे इन चारों में हमको कंपेयर करना है। तो खुद देख के 10। बताओ तुम लोग। नाइट्रोजन का तो सबसे मैक्सिमम होगा यहाँ पे, यस और नो? नाइट्रोजन का आयनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे इंक्रीज होता है, तो सबसे, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का तो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? कार्बन या फास्फोरस। और सिलिकॉन का सबसे लीस्ट होना है, ये भी हमको पता है। सिलिकॉन का सबसे लीस्ट होना है और नाइट्रोजन का सबसे मैक्सिमम होना है। ठीक है, ये दोनों तो हमको पता है। अब बीच में कार्बन और फास्फोरस में हमको कंपेयर करना है। तो बताओ कार्बन और फास्फोरस में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो? फास्फोरस। फास्फोरस का क्यों? नीचे है सर, मतलब इंक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन से तो डिक्रीज करेगा। अब ये दोनों को कंपेयर करना है ना, कार्बन एंड फास्फोरस। कार्बन एंड फास्फोरस में किसका ज्यादा होगा? कार्बन एंड फास्फोरस में किसका ज्यादा होगा, बताओ कोई भी। सिर्फ फास्फोरस। फास्फोरस का ज्यादा होगा, क्यों? सर सर क्योंकि सर फास्फोरस का ज्यादा हो, क्योंकि उसका 3p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो ट्रेंड होता है ना, ये चीज ध्यान देना कि वेरिएशन जो होगा ना, मोर रैपिड इन ग्रुप होता है देन द पीरियड। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का,
वो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये ग्रुप में जो वेरिएशन हो रहा है ना, दैट इज मोर रैपिड देन द वेरिएशन इन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, एक तरह से इसको याद भी रख सकते हो थोड़ा बहुत, तो तुमको वैल्यूज याद भी रखना होगा इस सब केसेस में। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉलिंग वाला वैल्यू, कुछ कुछ एलिमेंट्स का तुमको एटलीस्ट याद रखना होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम लोग रिलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कार्बन और फॉस्फोरस का अगर तुमको थोड़ा बहुत बेसिक उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू का पता नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, तुम लोग को लिखाए भी थे ये लास्ट क्लास में, कार्बन का अराउंड 2.5 होता है। ठीक है, जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू है ये 2.5 है। और फॉस्फोरस का जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये 2.2 के आसपास है, नियरली 2.2। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को कुछ कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना होगा। जैसे नाइट्रोजन का भी तुम लोग को बताए थे, नाइट्रोजन का कितना होता है? 3.0. हाँ, 3.0 के आसपास होता है। ठीक है, तो उसी तरह कार्बन फॉस्फोरस, ये ध्यान देना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कार्बन का 2.5 होता है और फॉस्फोरस का 2.2, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये वैल्यूज ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स का तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना होगा, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है ना, ठीक है, ये तुम लोग को बताए थे कि पीरियड में, सॉरी अभी जो हम बताए, ये कार्बन का देखो 2.5 है और नाइट्रोजन का ये 3.0 के आसपास है, और फॉस्फोरस का देखो ये 2.2 है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप में जो वेरिएशन है ना, ये ग्रुप में वेरिएशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पीरियड में। ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, इस तरह से रेगुलरली सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये याद ही रखना होगा तुमको। कार्बन का देखो 2.5 होता है, सॉरी पहले फॉस्फोरस आ गया, इसके बाद कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाद आ गया कार्बन, फिर फॉस्फोरस, और सबसे लिस्ट हो गया। इन दोनों का तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए कि नाइट्रोजन का सबसे मैक्सिमम होगा और सिलिकॉन का सबसे लिस्ट होगा। कार्बन और फॉस्फोरस के केस में ये था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब याद हो गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कार्बन और फॉस्फोरस का? अब कहीं पूछा जाएगा तो याद रहेगा या नहीं, बताओ। यस सर। कार्बन का कितना होता है बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.5। 2.5 और फॉस्फोरस का 2.2 के आसपास। 2.2। ठीक है, तो अब एक बार अगर ध्यान में आ गया तो अब आसानी से तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स का जैसे चैप्टर आगे आगे प्रैक्टिस करोगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑटोमेटिक वो पॉलिंग स्केल वाला वैल्यू तुम लोग को याद होते जाएगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट का याद नहीं रखना है, कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स के वो सब याद रखने हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी जरूरत पड़ेगा हमको, जब बॉन्ड ऑर्डर ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, तो वहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन होता है। तो वहां भी एटलीस्ट तुमको वैल्यूज पता रहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तभी हम लोग कुछ कुछ केसेस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वैल्यूज याद रखना कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको वैल्यू का जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो अब याद हो गया तुम लोगों को वैल्यूज, अब कंपेयर कर सकते हो कुछ। क्लियर है ये? अब तुम लोग का अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखो अब एग्जाम में आएंगे तो आसानी से आप ट्राई कर सकते हो। देख ही रहे हो क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, आसानी से अब इसमें मतलब आता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं आता है तो फिर गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन सब आता है, इससे डायरेक्ट मतलब जो पढ़े हो एक्सेप्शंस, वही सारा एक्सेप्शंस डायरेक्ट उठा के दिया जाता है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आता है तो वो तुरंत 2 सेकंड में बना लोगे। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग होता है ये सारे क्वेश्चंस। तुम लोग बुकलेट से बनाए हो? अगर पूछना है कुछ तो पूछो। सर इसमें बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ, चलो ठीक है, हम देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बुकलेट का बताओ तो इसमें कौन कौन पूछने वाला था। शुभम, तुम्हारा भी कोई डाउट था बुकलेट से जो जो बनाए हो? हिमांशु, यस सर। पूछना है तुमको बुकलेट से? यस सर, उसमें एक क्वेश्चन है सर, आयरन कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक साइज सिमिलर होता है।
किसका बोल रहे हो? आयरन कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यस सर। तो एटॉमिक साइज सिमिलर नहीं होगा, ये हम डिस्कस नहीं किए हैं रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट में। क्या तुम लोग भूल जाते हो तुरंत एकदम? डिस्कस किए हैं हम, रेडियस ऑफ 3D ग्राफ बना के नहीं दिखाए थे? भूल गए? हेलो, Yes, sir. उसमें बताया गया था रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट में, ग्राफ जो बताए थे यार, वो भूल गए तुम लोग तुरंत? उसमें Yes, देखो, याद है sir, सर। बताया था। तो उसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट सिमिलर है या नहीं रेडियस, एटॉमिक रेडियस? चेक करो ग्राफ में। यस सर। कैसे वो सब भूल जाते हो? वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट सब एक्सेप्शंस हैं, वो सब तो याद रखना होगा ना। चलो बताओ, पेज नंबर बताते जाओ तुम लोग जिसमें इसमें डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 10 पूछना सर, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है, पेज नंबर बताओ। 35. एक मिनट रुकना, खुलने दो। बुकलेट तुम लोग भेजे थे ना इसमें ग्रुप में? हेलो, Yes, sir, send किया हुआ है। अच्छा ठीक है, रुको देख लेते हैं। पेज नंबर 35 है ना? यस सर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है एक्चुअली में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, फ्लोरीन फ्लोरीन और एचएफ के बीच का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1 है। यहाँ पे किसका कैलकुलेट करना है हमको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। एक्चुअली यही बॉन्ड लेंथ वाला इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो फॉर्मूला केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा, अभी ये सब क्वेश्चन छोड़ दो ऐसे हम, ठीक है? ये बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन है, अभी केमिकल बॉन्डिंग में ये इसका फॉर्मूला एक बताते हैं हम लोग, ठीक है? तो उससे ये कैलकुलेट होगा, ठीक है? सर 11 का सेकंड पार्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन आर 17.42 एंड इतना, ठीक है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन मोलिकन एंड पॉलिंग स्केल। तो मोलिकन स्केल में तो सिंपली एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं ना, पॉलिंग स्केल में तुमको कैलकुलेट नहीं करना है यार। ये कैलकुलेशन हम लोग बॉन्ड, बिना बॉन्ड एनर्जी का डेटा यूज किए हम लोग कैलकुलेट थोड़ी ना कर सकते हैं। वो बॉन्ड एनर्जी, वो फॉर्मूला तुम लोग का एक लिखाए थे ना, पॉलिंग कैसे कैलकुलेट किया था, याद है? सर इसमें यस K सर। का वैल्यू नहीं लिखना है। ना तो वो हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है उसका, वो तुम प्रीवियस ईयर देखो ना, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे, ये तो बुकलेट में ऐसे ही दे दिया गया कैलकुलेट करने का, वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। वो सारा वैल्यूज तो वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है, उसमें के कांस्टेंट का वैल्यू भी हम लोग को पता नहीं है।
हम लोग डायरेक्ट पॉलिंग का जो वैल्यू है वो याद कर लेना है डायरेक्ट, वो कैलकुलेट करने का ही नहीं पूछा जाएगा तुमको, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सर पॉलिंग, क्वेश्चन नंबर 9 भी वही। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही। तो एक्चुअली में यहाँ देखोगे ना, पॉलिंग और मोलिकन के वैल्यू में एक फैक्टर होता है, मतलब पॉलिंग को, ये मोलिकन वाले वैल्यू को अगर पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है तो एक किसी फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फैक्टर स्केल अप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए। तो वो सारा अपने, मतलब वो सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सिलेबस में। ऐसे है तो बहुत सारा चीज उसमें डिटेल में, लेकिन उतना सारा चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है कि वो किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर आता है, वो सब चीज छोड़ दो। तो उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, तुम लोग देखो क्वेश्चंस ऑलरेडी पता चल जाएगा। सिर्फ कंपैरिजन है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग मोलिकन और ऑलरेड वो सारा वैल्यू, उन सभी के वैल्यूज को फॉलो भी नहीं करना है हम लोग, जो बस याद रखना है पॉलिंग्स का ही वैल्यू याद रखना है, ठीक है। वो सब का वैल्यू हम लोग को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, बस पॉलिंग वाला वैल्यू याद रखो, ठीक है, उसी से अपना काम हो जाएगा। सर एक्सरसाइज 2 में 119। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 में कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर 46। पेज नंबर 46, 119। 119। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या बोलेगा? फॉर एन एलिमेंट, फॉर द एलिमेंट एक्स, ठीक है, स्टूडेंट मानसी मेजर्ड इट्स रेडियस 102 नैनोमीटर, स्टूडेंट रोहित 203 एंड अंकुर 100 नैनोमीटर यूजिंग सेम apparatus. No measurement were corrected by saying that recorded values by 3 students were क्रिस्टल, वांडरवाल एंड कोवेलेंट रेडियस। तो ये इसमें क्या दिक्कत है? क्रिस्टल रेडियस हम लोग क्रिस्टल रेडियस हम लोग किसको बोलते हैं? आयोनिक। आयनिक रेडियस ही क्रिस्टल रेडियस होता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो उसको हम लोग आयनिक रेडियस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, तुम लोग को कंपेयर किस में करना है, वांडरवाल, कोवेलेंट और आयनिक रेडियस में, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा हो जाएगा? वंडरवॉल। वंडरवॉल। तो यहाँ पे देखो, एक रेडियस है 102 नैनोमीटर, रोहित का है 203 नैनोमीटर एंड अंकुर है 100 नैनोमीटर यूजिंग द सेम apparatus. Recorded values by 3 students were, तो सबसे मैक्सिमम जो 203 वाला है वो तो वंडरवॉल रेडियस होने वाला है, फिर 102 और 100 नैनोमीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टल रेडियस एक तरह से तुम लोग इसको, हम लोग जैसे कोई भी एलिमेंट एक्स के लिए है ना, तो हम लोग एक तरह से क्रिस्टल बेसिकली कौन बनाता है? मेटल्स के केस में ही क्रिस्टल्स देखने को मिलता है ना, मेटालिक एलिमेंट का ही तो जनरली क्रिस्टल्स बनता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो उसको उस तरह से ट्रीट कर सकते हो, वो क्रिस्टल रेडियस को एक तरह से मेटालिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस ही मान के चलो उसको, ठीक है, आयनिक ही मान के चलते हैं हम लोग। तो एक है 102 नैनोमीटर, दूसरा है 100 नैनोमीटर। तो देखो बी, वो 203 वाला तो वंडरवॉल होना है, तो 203 वंडरवॉल किस में आ रहा है? ऑप्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट। फर्स्ट, बीच वाला वंडरवॉल है। फिर उसके बाद देखो 102 नैनोमीटर है और 100 नैनोमीटर। और कोवेलेंट रेडियस हमको पता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? वो सबसे छोटा होता है ना इन तीनों में। अगर हम लोग मेटालिक रेडियस भी अगर हम लोग लेके चले तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? सबसे लीस्ट होता है।
तो सबसे छोटा वैल्यू तो कोवेलेंट रेडियस वाला होने वाला है, तो कोवेलेंट रेडियस सबसे लिस्ट हो गया, तो लास्ट वाला जो 100 नैनोमीटर वो तो कोवेलेंट होने वाला है, और बीच वाला जो है 203 नैनोमीटर वो वांडरवाल होने वाला है। तो ऑप्शन 1 ही होना चाहिए उसके हिसाब से, समझ रहे हो। क्रिस्टल रेडियस एक तरह से लोग मेटालिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस लेके कर सकते हो, मेटालिक रेडियस ही मोर अप्रोप्रिएट करो, क्योंकि यहाँ पे आयंस के बारे में तो बात नहीं किया गया है, जस्ट किसी एलिमेंट एक्स के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में तो वो नहीं है, ठीक है, वो अपने एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको मेटालिक रेडियस मान के चलो। सर बाइवेलेंट एनायन क्या होता है? बाइवेलेंट आयन। बाइवेलेंट आयन तो जिसका वैलेंसी 2 हो, बाइवेलेंट कैटायन होगा तो +2 होगा, बाइवेलेंट एनायन होगा तो -2 होगा, ठीक है। बाइवेलेंट मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, तो अगर हम्म, बाइवेलेंट कैटायन होगा तो +2 हो जाएगा, बाइवेलेंट एनायन होगा तो -2 हो जाएगा। Sir, 129. 129। Magnesium forms Mg2 because of oxidation state of magnesium is +2. Difference between ion greater than 16 electron volt. There are only 2 electrons in the outermost energy level of magnesium. Difference between IP1 and IP2 is less than 11 electron volt. अब ये भी एक्चुअली डेटा के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये भी फैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। अब हम लोग इसमें ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्चुअली कहीं पे इस तरह का तो नहीं है थ्योरी कितना होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम फॉर्म्स Mg2+ बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो नहीं होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन IP1 एंड IP2 इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये एनर्जी उससे ग्रेटर होगा तो जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसको लूज करना तो उतना डिफिकल्ट होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग ये एनर्जी थोड़ी बता सकते हैं कितना एनर्जी जरूरत है, ठीक है। 16 से ज्यादा होना चाहिए या 11 से कम होना चाहिए। अब इसमें देख लो क्या है, मेरे हिसाब से तो अगर Mg2+ बना रहा है वो, तो Mg2+ बनाने का मतलब क्या हुआ कि जितना कम एनर्जी होना चाहिए तभी तो वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ये बताओ। यहाँ लॉजिकली अगर हम लोग सोचें तो इन चारों ऑप्शंस में अगर मान लो हमको एलिमिनेट करना है, तो अगर हम लोग देखना चाहें कि Mg2+ कैसे बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो अगर ये लूज कर दिया तो Mg+ बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या होना चाहिए, लॉजिकली अगर हम लोग सोचें तो एनर्जी का वैल्यू जितना कम होगा, जितना कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना आसान हो जाएगा। तो अगर लॉजिकली सोचे तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, जितना कम होगा IP1 और IP2 का, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा। तो एक तरह से लॉजिकली आंसर इसका 4 होना चाहिए। अब डेटा हम लोग क्योंकि हर एक एलिमेंट का तो डेटा अलग अलग होगा ना, तो डेटा हम लोग ऐसे बता नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी फैक्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। Sir, option 4 ही आंसर है। हाँ, तो एलिमिनेट करके हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि Mg2+ बना रहा है, तो बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो Mg2+ बनेगा, Mg+ के बाद एक इलेक्ट्रॉन, तब Mg2+ बनाने का मतलब को उसका मतलब एनर्जी जितना कम लगना चाहिए उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंस जितना ज्यादा होते जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होते जाएगा, उतना लेस होते जाएगा, उतना मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना डिफिकल्ट होते जाएगा। तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन 4 ही होना चाहिए, चेक कर लो क्या है, देख लो। Yes, sir, 4 ही। हम्म सर हाँ हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 26 पूछना है। क्वेश्चन नंबर 26 सर, 38 पेज नंबर। पेज नंबर 38।
Which of the following electronic configuration does not belong to the same block as others? सेम ब्लॉक में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें चेक करो ना। एस ब्लॉक यहाँ देखो सबका दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है? आर्गन AR3। इसमें तो तुम लोग चेक कर सकते हो ना, जैसे सेम ब्लॉक में बोला गया है तो कॉन्फ़िगरेशन तो सबका देखो एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसके बाद एलिमेंट का, क्योंकि बहुत सारे केसेस में एफ ब्लॉक के केसेस में देखेंगे हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको चेक करके देखो, एटॉमिक नंबर से करके देख सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर 4 देखो, AR है, 3D6 है, 4s2 है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? 4s2 3D6, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका D में जाएगा। देखो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, उसके बाद 3D में जाता है ना, तो 4s2 3D6 उस ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका D में जा रहा है, ये Fe D ब्लॉक एलिमेंट है फोर्थ वाला। तो अब देखो नेक्स्ट एंड थर्ड वाला देखो, Kr5s2 क्रिप्टन है, उसके बाद 5s2 है, तो क्रिप्टन के बाद 5s2, तो ये ऑब्वियसली कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? S ब्लॉक एलिमेंट होगा ये, ग्रुप नंबर 2 का। यस और नो? हेलो? यस सर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया ये S ब्लॉक हो गया, ऑप्शन नंबर 4 D ब्लॉक हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो, Kr4D10 5s2। तब यहाँ पे तुम लोग खुद देखो, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 5s में जाएगा या 4D में जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4D या 5s? बोलो। अरे अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 5s में जाता है या 4D में जाता है? n+l के वैल्यू से हम लोग करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं। 5s 5s में जाएगा, उसके बाद 4D10 है, तो देखो 5s के बाद ही 4D वाला फुल होगा ना, 4D में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम लोग। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्डर में लिखोगे तुम लोग, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 4D में जा रहा है, तो D ब्लॉक एलिमेंट ये भी है, सेकेंड वाला। ठीक है, और ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 तुम लोग चेक करो। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन किसमें देखो 4f इन्वॉल्व है, 5d इन्वॉल्व है और 6s इन्वॉल्व है, तो इसमें ऑर्डर तुम लोग चेक करो, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, मतलब सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? तो 4f और 5d में, क्योंकि 6s का n+l का वैल्यू क्या है, 6 है, l का वैल्यू 0 होता है इसके लिए, तो ये तो 6 हो गया इसका n+l का। 4f और 5d में चेक करो, 4f का n+l कितना आ गया, 4f का 4 + 3 7 हो गया, और 5d का n+l का वैल्यू कितना है, 5 + 2 7 हो गया। अब दोनों का 7 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4f में या 5d में, ये बताओ तुम लोग। 5d यार कुछ भी तुम लोग बोलते हो, दोनों का अगर n+l का वैल्यू 7 है, तो इलेक्ट्रॉन सर पहले जिसका किसमें, n जितना बड़ा होगा उसी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसका n बड़ा होता है। सर जिसका n छोटा होता है उसमें जाता है ना, क्या मतलब भूल भी जाते हो, अभी रिसेंटली ये अबव प्रिंसिपल पढ़ के आए हो। अगर n+l का वैल्यू सेम होता है तो एनर्जी किसका ज्यादा होता है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा है। अब n का वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा ना, जिसका एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो n+l का वैल्यू सेम है, तो 4f में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 5d में जाएगा, क्योंकि 4f में जो n का वैल्यू है वो 4 है, वो लेस है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो 4f में पहले, फिर 5d में।
तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 6s2 4f14 और 5d10। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ऑर्डर में लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी सबसेल में जा रहा है, तो ये भी डी ब्लॉक हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है ये डी ब्लॉक हो गया, ऑप्शन 2 भी डी ब्लॉक था और ऑप्शन 4 भी डी ब्लॉक है। तो इसमें जो सेम ब्लॉक नहीं होगा, ऑप्शन 3 हमारा एस ब्लॉक था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ आया? हेलो, यस सर। कौन पूछा था? सर अभिषेक कुमार। हाँ, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? यस सर। ठीक है, तो वो हम लोग देखो यहाँ पे जिस ऑर्डर में दिया है वैसे देखोगे तो वो कंफ्यूजिंग लगेगा कि सारा तो एस में जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग तुम लोग को ब्लॉक प्रेडिक्ट करने बताया ना कि जिस ऑर्डर में हम लोग अबाव प्रिंसिपल वाला जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखना है और उसके बाद तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना कि वो कौन सा सबसेल में है, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि वो कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, यस सर। चलो सर और बताओ। 154. 30, अच्छा पहले ऑर्डर में देख लेते 37। यस सर। 37, the element with the electronic configuration ns2 n-1 s, ये क्या दे दिया इतना सारा, ns2 है, फिर n-1 s2 है, n-1 p6 है, d0 है। ठीक है, कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस और नो बताओ। यस सर Yes, दिख sir. रहा है। ये देखो ns2 है, F इसके होगा। बाद क्या है n-1। ठीक है, आउटर मोस्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सेकंड लास्ट में n-1 s2 है, फिर इसके बाद n-1 p6 है, उसके बाद n-1 सेकंड वाले में ये d0 है, d में कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद n-2 s2, फिर n-2 p6, फिर n-2 d10 और n-2 f7 lies in the S block, P F block, D block, F block। बताओ जल्दी F से अब block. खुद। F block. F block. कैसे करेंगे इसको? तो इसमें भी वही देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो किस ऑर्डर में लिखते हैं वो ऑर्डर तुमको चेक करना होगा। अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है ना हमारा, तुम लोग को ऐसे जनरली तुम लोग को ये भी बताए थे कि एफ ब्लॉक का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस टाइप का होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखाया गया था तुम लोगों को एफ ब्लॉक का। Yes, sir. बोलो कौन पूछ रहा था? अभिषेक तुम? हेलो, यस सर। एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये बताना तुम। आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखाए थे ना, यस सर। क्या था बताओ? सर n-2 सर f0 to 14, n-1 सर 0 to 1 और सर ns2। n-1 f0 से 14, फिर इसके बाद n-1 सर d d0 to 1 0 to 1 और सर ns2। ns2। देखो उसी टाइप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा है हमको। आउटर मोस्ट s में तो 2 है, ठीक है, और n-1 d में देखो 0 है, यस और नो, और n-2 f में देख लो 7, 0 से 14 वाला रेंज में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बिल्कुल ये जो f का जो हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा था आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल उसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तुमको। यस सर। तो ये किसका हो जाएगा? एफ ब्लॉक का ही हो जाएगा ना। ठीक है, यस सर। और बोलो, और कौन बोल रहा था? Sir, एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो। Among the following, which one has the highest cation and anion size ratios? CSI, CSF, LIF, NAF. ये तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ना। Yes, sir.
ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में, ठीक है बताओ फिर से, तुम शायद नहीं थे लास्ट क्लास में। क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस है? CSI, CSI, CFF, CSF, LIF, NAF. LIF, NAF। तो यहाँ पे पूछा गया केटायन बस एनायन रेशियो ना, हम्म, किसका रेशियो पूछा गया बताओ? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, रेशियो किसका पूछा गया है? किसका पूछा गया नहीं पता क्वेश्चन तो पढ़ो। सर। साइज का मतलब केटायन ऊपर है या किसका है? एनायन बाय केटायन है या कैटायन टू एनायन, कैटायन टू अच्छा। एनायन। चलो केटायन टू एनायन है, तो केटायन बाय एनायन का रेशियो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम ना, हाईएस्ट। हाईएस्ट, मैक्सिमम होना चाहिए। तो केटायन बाय एनायन का रेशियो पूछा गया, तो रेशियो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? केटायन हमारा सबसे बड़ा साइज का होना चाहिए, ये रेशियो मैक्सिमम है। तो केटायन सबसे हाईएस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट साइज का होना चाहिए, और एनायन क्या होना चाहिए? सबसे छोटा साइज का होना चाहिए, तभी तो ये रेशियो मैक्सिमम होगा। यस और नो? केटायन हमारा लार्जेस्ट होना चाहिए और एनायन हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो तभी ये रेशियो क्या होगा? इन दैट केस रेशियो विल बी मैक्सिमम। तब यहाँ पे केटायंस देखो, केटायन हमारा CS प्लस है, Li प्लस है और Na प्लस है। इनमें सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा साइज का केटायन कौन सा है इन तीनों में? देख लो। CS प्लस, तो सबसे बड़ा CS साइज का plus। केटायन हो गया CS प्लस। और सबसे छोटा साइज का एनायन कौन सा है? देखो I माइनस F माइनस, इन दोनों में सबसे छोटा साइज का एनायन कौन सा होगा? आई होना I चाहिए। छोटा होगा या F छोटा होगा? इन दोनों में साइज किसका छोटा होगा? I माइनस का छोटा होगा या F F माइनस? का, F माइनस का। F का। तो देखो केटायन सबसे मैक्सिमम है CS प्लस और एनायन सबसे छोटा है F माइनस, तो इन दोनों का जो भी कंपाउंड होगा, इसका केटायन बाय एनायन का रेशियो क्या होगा? सबसे मैक्सिमम। तो आंसर क्या है? CSF। यस और नो? यस सर। समझ आया? ये तो लास्ट क्लास में हम किए थे ना डिस्कस। चलो और बोलो, कौन पूछ रहा था? 154. 154 क्वेश्चन, ये पेज नंबर बताओ तो। अच्छा, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है। ये Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस, रीजन क्या है? तो यहाँ भी ये एक तरह से कौन कौन सा ऑप्शंस दिया गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इसमें अप्लाई नहीं होता है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोग को बताए थे, ये जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अप्लाई होता है, ठीक है, पी ब्लॉक वाले ग्रुप्स में अप्लाई होता है। तो इसमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तो नहीं होगा। या मोर स्टेबल कोर इन Fe3 प्लस, और चलो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख के देखना होगा, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस का। लिखो तो तुम लोग, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, लिख के बताओ क्या आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका। Fe3 प्लस का चलो ये बताओ तुम लोग, ये दोनों एटॉमिक नंबर तो इसका 26 होता है, Fe3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बता सकते हो कोई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2। देखो ये कैटायन या एनायन जब भी बनता है तो ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो हम लोग करते हैं, कैटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। एनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रिमूवल होता है। तो रिमूवल हमेशा कहाँ से होता है? आउटर मोस्ट सेल से ही रिमूवल होगा।
या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी होगा तो वो किससे होगा, आउटर मोस्ट सेल में ही तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है ना। तो जब भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ये ध्यान देना, कैटायन का लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तुम लोग, पहले न्यूट्रल एटम का लिख लेना, उसके बाद जितना भी चार्ज उस पर दिख रहा होगा कैटायन के केस में, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स तुमको रिमूव करने, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव करने होंगे, आउटर मोस्ट सेल से। तो इसमें तुम लोग खुद बताओ, Fe का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कौन सा सेल है, सबसे बाहर वाला सेल, 4s2। फोर्थ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Fe3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं मेरे को, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 4s2, तो वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहाँ से रिमूव होगा, 3d6 3d से। तो ये क्या आ जाएगा, 3d6 होता है ऐसे नॉर्मली, तो 3d एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 3d5, यही हो गया Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन। और Fe2+ का लिखोगे तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया और ये 3d6 आ गया। अब तुम लोग इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में खुद देख के बताओ, 3d5 है और इसका 3d6 है, तो विच कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, 3d5 और 3d6? 3d5। 3d5। तो इन दोनों आयन में अगर तुमसे पूछा जाए कि Fe3+ मोर स्टेबल होता है या Fe2+, कौन सा मोर स्टेबल हो जाएगा, Fe3+। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यही Fe3+ जो है ये मोर स्टेबल है, क्योंकि Fe3+ में जो एक तरह से बोल सकते हैं मोर स्टेबल कोर, ठीक है, ये कोर जो है ये या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग बोल सकते हैं, कोर बोलने का मतलब कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है इनर शेल में वो ज्यादा स्टेबल है, तो एक तो ये मोर स्टेबल कोर तो होगा ही, और दूसरा क्या है, DIP is less than 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये DIP क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल ये DIP नहीं होना चाहिए, ये चेंज डेल्टा IP है, मतलब चेंज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये डेटा तुमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, वही जो MG वाला केस था ना, जैसे हम लोग वहां पे रिलेट किए थे, तो लॉजिकली सोच सकते हो कि Fe2+ से पूछा जा रहा है कि Fe3+ मोर स्टेबल है, तो Fe2+ से Fe3+ कब फॉर्म करेगा ये बताओ, जब Fe2+ वाला एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe3+ बनाएगा वो, ठीक है। तो अब उन दोनों का जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए वो जितना कम होना चाहिए उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो सकता है। तो एक तो मोर स्टेबिलिटी वाला तो रीजन लग ही रहा है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेल्टा आईपी है, DIP नहीं है, चेंज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तरह से लॉजिकली ये भी रीजन हो सकता है। देखो ऑप्शन क्या है, कौन सा करेक्ट है, आंसर क्या दिया गया इसका। सर दोनों करेक्ट है। हाँ, तो एक तरह से ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नीशियम वाले में भी आ रहा था और आयरन वाले में भी यहाँ पे एक रीजन में दिया गया, ठीक है। जनरली इस तरह के फैक्ट वाले क्वेश्चन ना नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ एक्सरसाइज में तो एक तरह से ध्यान रखो इसको, ठीक है। So 189. 189 189। हेलो हेलो, Yes sir. आ रहा है आवाज। Yes sir. चलो 189 में क्या है देखो तो, 189 में दिया गया है द XX बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रम, CC बॉन्ड लेंथ इज 1.45 एंगस्ट्रम
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x और c का दिया गया है इतना रेस्पेक्टिवली, तो CX बॉन्ड लेंथ इज लाइकली टू बी। अब चलो देख लो, इसका फॉर्मूला हम बता ही दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो तुमको निकालना है इसका रिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्चुअली रेडियस के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन तुम लोग लिख लो। बॉन्ड लेंथ निकालना है ना CX का, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? हेलो? यस सर, दिख रहा है। चलो, तो ये फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा। तो जैसे C और X के बीच का ये बॉन्ड लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं ना, ये C और X के बीच का बॉन्ड बनना है तो रेडियस ऑफ C यहाँ पे लेना है, ठीक है, प्लस रेडियस ऑफ X, ठीक है, माइनस 0.09 और इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये काई जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, ठीक है, या फिर ऐसे देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से भी रिप्रेजेंटेड होता है, तो यहाँ पे ये काई ऑफ C और काई ऑफ X, ये काई का वैल्यू जो है ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन, ये रेडियस ऑफ C, सॉरी कैटायन नहीं है, और ये रेडियस ऑफ X, तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए C और C के बीच का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे C और C के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना दिया हुआ है बताओ? 1.54. 1.54 एंगस्ट्रम, तो 1.54 एंगस्ट्रम C और C के बीच का बॉन्ड लेंथ है, मतलब सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए अगर C और C एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे R कोवेलेंट अगर निकालना है तुमको, इसका जो रेडियस है वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करते थे हम लोग, याद है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 या बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आ गया रेडियस ऑफ C। अब इसी तरह रेडियस ऑफ X कैसे निकालोगे, X और X के बीच का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है तुमको, कितना दिया हुआ है X और X के बीच का बॉन्ड लेंथ? 1 एंगस्ट्रम है ना, Yes sir. तो ये 1 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय ये 2 कर दोगे, तो ये रेडियस ऑफ X हो गया। बस यहाँ पे अब और उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में बस पुट कर दो, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ C के जगह हम लोग पुट कर दिए 1.54 बाई 2 प्लस रेडियस ऑफ X के जगह 1.00 बाई 2 और माइनस ये 0.09 और इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C माइनस C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिया हुआ है 2.0 और X का है 3.0। चलो इसको सॉल्व करो, देखो यही है, सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, ये एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं, ये जो डिफरेंस ले रहे हो ना यहाँ पे मॉड लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये मॉड्यूलस लगा लेना आगे। मॉड्यूलस मतलब वो जो डिफरेंस आने वाला है उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमको कंसिडर करना है, ठीक है, ये फॉर्मूले में बस एक चेंज है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। आंसर कैलकुलेट करो, आंसर क्या आ रहा है देखो। है 1.18. कितना आ रहा है रुचिका? 1 Yes, पॉइंट कितना आ रहा है आंसर? 1.18. 1, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मॉड्यूलस लेना है यहाँ पे हमको, डिफरेंस जब भी लेंगे ये मॉड लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही हमको सिर्फ कंसिडर करना है यहाँ से। ये 1.18 आ रहा है, 1.18 एंगस्ट्रम ना, देखो ऑप्शन में है ये 1.18, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लो क्या है आंसर।
क्या है 1.18 ऑप्शन 2 ही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अगर ये उसमें बताया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखना किस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Sir, 197. 197, select the group where electronegativity increases down the group. अब देखो किसमें इंक्रीज करता है, वैसा ग्रुप तुमको सेलेक्ट करना है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसमें होना चाहिए बताओ? अगर तुम लोग लॉजिकली सोचो, लिथियम सोडियम पोटाशियम, इसके केस में एक्सेप्शन आएगा क्या? या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें भी हमको पता है इसका वैल्यूज अगर हमको याद है तो ये वैल्यूज तो डिक्रीज ही करता है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटाशियम इसमें भी डिक्रीज करेगा। कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम जिंक कैडमियम Hg, इसके केस में हमको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है ना। एक तरह से अगर बोला जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के केस में तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का 4.0, क्लोरीन का 3.5 होता है, ब्रोमीन का तुम लोग का लिखा चुका है वो 2.8 के आसपास, तो घटता ही है। लिथियम सोडियम पोटाशियम इसमें भी घटेगा, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम इसमें भी घटेगा। जिंक कैडमियम और Hg में क्या होगा बताओ? इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कैसे? इसमें हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या जिंक कैडमियम और Hg के केस में? बोलो। इसमें एक तरह से हम, हाँ बोलो। सर रेडियस से कंपेयर करना है। रेडियस से रिलेट कर सकते हो, जैसे इसमें अगर, क्योंकि देखो डी ब्लॉक के केस में ही एक्सेप्शंस मिलते हैं ना, रेडियस वाले भी हमको एक्सेप्शंस मिलते हैं, और डी ब्लॉक का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वाला भी केस आता है, तो एक तरह से उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम लोग डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसमें देखें क्या होगा, डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, और डी और एफ ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे शील्डिंग पुअर होता है उनका, तो जेड इफेक्टिव एक तरह से इंक्रीज होगा। तो मेनली डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग किस में बात करते हैं? डी ब्लॉक वाले में ही बात करते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही। तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो है उसमें से हम लोग जानते हैं कि एस एस ब्लॉक वाले में जैसे लिथियम सोडियम पोटाशियम और इसमें कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम, तो इसमें हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक वाले में वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन नॉमिनल इंक्रीज हो सकता है। वो इंक्रीज कैसे होगा उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में अगर जाएंगे तो साइज में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, देखोगे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है उस तरह से, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से साइज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में इंक्रीज हो सकता है। तो बाकी अदर केसेस को हम लोग कंसिडर करके ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि डी ब्लॉक के केस में ऐसा हो सकता है, डी ब्लॉक वाले ग्रुप में। तो वही आंसर होना चाहिए, जिंक कैडमियम और Hg। क्या है आंसर देखो तो? सर वही है। वही होना चाहिए तुम, क्योंकि उसी को हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जेड इफेक्टिव के बेसिस पे। सर ये इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है। इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन उस तरह से देखो, इस तरह से डी ब्लॉक में देखोगे तो इस डी ब्लॉक वाले केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से तुमको नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अब हर एक
एलिमेंट का हम लोग ये थोड़ी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में सिर्फ यही ग्रुप ऐसा नहीं है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, अदर ग्रुप्स में भी इंक्रीज होता है, या फिर बाकी अदर ग्रुप्स में देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रहता है बहुत सारे केसेस में। तो हर एक ग्रुप का याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तुमको ऑप्शंस ऐसा दिया रहेगा ना कि एक ऑप्शन को हम लोग दूसरे से एलिमिनेट करके हम लोग उसमें बता सकते हैं। जैसे ये वाला था ना, एलिमिनेट करके हम लोग इसमें आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेनली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि डी ब्लॉक वाले में सिर्फ ऐसा यही वाला ग्रुप नहीं है कि जिसमें इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स में और भी देखोगे, कंपेयर करोगे तो उसमें देखोगे ऑलमोस्ट जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट पी ब्लॉक वाले में भी बहुत जगह एक्सेप्शंस देखने को मिलता है हम लोगों को कि पी ब्लॉक वाले में भी डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन उसमें भी देखोगे किसी किसी एलिमेंट में या किसी किसी ग्रुप में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि सारे ग्रुप का याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, Yes, sir. सर ऑप्शन से 194. कौन सा 194? यस सर. पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ये तो पोलैरिटी एक्सप्लेन्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कोई भी बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा तो वो किसकी वजह से डिटरमाइन होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि जो हमको पता है कि पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज डेवलप होना। तब ऑलरेडी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन में कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो उसके ऊपर देखोगे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। तो उसी की वजह से पोलैरिटी डेवलप होता है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही होता है। वही हो जाएगा आंसर। पोलैरिटी चार्ज डेवलपमेंट हुआ. हाँ, एक्चुअली कोई भी बॉन्ड पोलर बॉन्ड होने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर नॉमिनल चार्ज डेवलप हो रहा है, तभी तो उसको पोलर बोलेंगे ना हम लोग। यस सर. और वो चार्ज कैसे डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तभी तो इधर उधर इलेक्ट्रॉन किसी एटम की तरफ ज्यादा खींच चले जाएंगे। तो वो कैसे जाता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही एक्सप्लेन होता है वो सारा चीज। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से ही आता है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है वो डिसाइड करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट से ही। अगर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग डाइपोल मोमेंट जब पढ़ेंगे तो वो सब चीज कंपेयर करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर जो एप्लीकेशन है वो केमिकल बॉन्डिंग में ही तुम हम लोगों को देखने को मिलेगा। सर हाँ 203. 203 हम्म. आयनिक परसेंटेज, ये छोड़ दो अभी। ठीक है, इसका केमिकल बॉन्डिंग में एक फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, अभी रहने दो सर उसको। सर 66 नंबर. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो तुम लोग को बताया नहीं है ये। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? सर पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट को. जो मेन ग्रुप कंटेन करता है, उसी को बोला जाता है ना। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो उसमें सर चेक वही नहीं कर पाओगे। सर उधर सर 1 में भी आ रहा है और सर एक और सर 3 में भी आ रहा है, लेकिन सर आंसर सर 3 दिया हुआ है. 55, 12, 18 और 53। एटॉमिक नंबर ये 55 किसका होता है?
सर सीजियम का। सीजियम का, ठीक है। उसके बाद 12, 12 तो हो गया मैग्नीशियम तुम्हारा, 18 हो गया आर्गन हो गया, 53, 53 आ- बताओ। आयोडीन। सर आयोडीन। आयोडीन, तो ये तो सारा एस और पी ब्लॉक ही हुआ। और कौन सा बोले, ऑप्शन 1 और ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सर आंसर में सर 3 दिया हुआ है। ऑप्शन 3 बोल रहे हो? यस सर। 3 में देखो, 3 हो गया हमारा लिथियम, ठीक है। 33 कौन सा हो जाएगा? आर्सेनिक है ना 33 शायद, यस सर। पी ब्लॉक है वो तो। हम्म, 54 किसका हो जाएगा? जेनॉन का होता है, सॉरी 53, 53 किसका होता है? आयोडीन। सर आयोडीन। आयोडीन। और 87, 87 किसका हो जाएगा? फ्रांसियम। सर फ्रांसियम। हाँ, फ्रांसियम बेसिकली, अच्छा फ्रांसियम ऐसी की वजह से वो नहीं दिया होगा। ऑप्शन 1 दिया हुआ है क्या आंसर? सर 3 है। सर ऑप्शन 1 में आर्गन भी तो आ रहा है, वो ग्रुप 18 वाले को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं ना। हेलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर। सर ग्रुप 18 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं ना। ग्रुप 18 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसा होता है क्या? ब्लॉक तो पी ही ना है। देख लो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का डेफिनेशन, एक्चुअली उसमें है क्या ऐसा कि ग्रुप नंबर 18 को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, ऐसा है क्या? मेन ग्रुप वो एस और पी ब्लॉक, तो सब जगह तो वही लिखा हुआ है, एस और पी ब्लॉक इंक्लूड होता है। कहीं पे ऐसा है क्या, बताओ रुचिका। नो सर नहीं है, बट नोबल गैस है इसलिए हम बोले। नहीं नहीं, वैसा तो ऐसा सच कहीं नहीं लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में, क्योंकि एस और पी ब्लॉक सारा दिया हुआ है कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें तो दोनों होना चाहिए फिर, है ना? ऑप्शन क्या, आंसर क्या दिया, 1 दिया सर या 3 दिया? सर 3 दिया है। 3 दिया, ठीक है। तो वो चेक करना होगा क्या है उसका सीन। नोबल गैस आता है, नोबल गैस ऐसे तो सब जगह दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आता है उसके डेफिनेशन में, ठीक है, उसको देख लेंगे हम। चलो, और बनाए हो तुम लोग, ये प्रीवियस ईयर तुम लोग सॉल्व किए या नहीं, लास्ट क्लास में जो सर बोले थे? सर 78 बोले। सर गूगल में लिखा हुआ है, ये इनर्ट गैसेस नहीं आता रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। इनर्ट गैसेस नहीं आता है, हम्म। अच्छे से चेक कर लिए हो? सर। देख लो एक बार। एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है 13 to 18। अब पता नहीं उसमें एम्बिग्यूटी है, रुको देखने दो। फोटो भी है। अब वो चेक करना होगा सोर्स, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है सर एक्चुअली। 13 to 18। बहुत 13 to 18 है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया कि जो मोस्टली उसमें एक तरह से नोबल गैस, तो बहुत जगह देखोगे ये नोबल गैस सिस्टरों को चेक करने दो क्या है इसमें। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स,
पता नहीं, इसका सोर्स हमको चेक करना होगा। कहीं कहीं पे दे रहा है नोबल गैसेस हैं, और कहीं कहीं पे नहीं दे रहा है। ठीक है, वो चेक करना होगा क्या है। और तुम जो ये, हेलो दीपक, यस ये जो सर। आयनिक कैरेक्टर वाला जो पूछे थे ना, हाँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 16 इंटू ये एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस एक्स ए नहीं है एक्चुअली, ये काई ए माइनस काई बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और ये 3.5 इंटू, ये लिख लो फॉर्मूला, काई ए स्क्वायर। माइनस काई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तब ये फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये काई ए जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए हो गया, और ये काई बी जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग मॉड ले रहे हैं, सारे केसेस में यहाँ पे मॉड लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। सर अपना मॉड हो जाएगा। बोलो सर 3 और पूछना है बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर। 78 नंबर। पेज नंबर क्या है, जल्दी बोलो तो। सर बता रहे हैं सर। 43। कल ही तो बताया था। पेज नंबर 43, 78। इसमें, अरे इस टाइप का तो कल किए थे ना। सर क्वेश्चन, सर ऑप्शन नंबर 4 में सर अलग टाइप का कुछ दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में अलग टाइप का दिया, लेकिन इसमें निकाल सकते हैं। जैसे देखो, K3 है, Mn है, और CN6 है। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mn का निकाल सकते हैं हम लोग। और के पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होगा, +1। यस और नो? पोटेशियम यस जनरली सर। क्या बना, +1 होगा। ठीक है। और Cn जो होता है, ये साइनाइड आयन होता है। तो साइनाइड आयन में Cn का क्या होता है, ये -1 होता है। साइनाइड आयन का फॉर्मूला देखोगे, ये -1 है। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ओवरऑल 0 होना है। ठीक है, तो ये Mn का हमको निकालना है। तो Mn का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसको x एज्यूम कर लो। तो देखो, पोटेशियम का एटम यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू +1 हो गया, और प्लस Mn का x एज्यूम कर लेते हैं, और प्लस साइनाइड का 6 इंटू -1, और ये पूरा मिला के 0 होना है। ओवरऑल 0 है चार्ज। तो Mn का x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, बताओ। 3। सर 3। 3 +3 हो गया ना। तो Mn का यहाँ पे +3 हो गया। अब कर सकते हो यस सर कर लेंगे ये अब। इसमें। अब कंपेयर कर लेना। ठीक है, और सर क्वेश्चन नंबर 93। 93, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज मैक्सिमम। नहीं कर पाओगे ये डिस्टेंस। हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, साइज के बेसिस पे करोगे ना। यस सर, जिस दोनों आयन का सबसे ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस। हम्म क्या कर नहीं पाओगे। कैटायन और एनायन भी, जिसमें सबसे कैटायन भी बड़ा है हमारा, एनायन भी बड़ा है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर लोगे तो वो मैक्सिमम होगा ना। यस सर। तो जितना बड़ा आयन होते जाएगा, उसका डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। यस सर बढ़ेगा। और बोलो। सर 96 नंबर। पोटाशियम का रेडियस दिया हुआ है 0.203, पोटाशियम आयन का इन नैनोमीटर। अरे यार, उसमें क्या है, कैटायन का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन में उससे छोटा वैल्यू दिया गया है।
ये सब सर क्वेश्चन मतलब इसको उस तरह से कंपेयर करेंगे सर, इसका निकाल नहीं सकते हैं? निकाल कैसे सकेंगे हम लोग? कोई फॉर्मूला ऐसा होता है क्या एटॉमिक रेडियस निकालने का, ये बताओ। बताया तो गया है पता कोई नहीं, पढ़े फॉर्मूला? नहीं। तो नो वो सर। उस तरह से हम लोग कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटली आता है। तो तुमको हमको कंपेयर ही करने बोला जाएगा ना, जितना भी वैल्यूज वाला क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग वो कैलकुलेट थोड़ी ना कर सकते हैं, वो कंपेयर करके हम लोग बस बता सकते हैं। तो इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है ऑप्शन 1। यस सर, फिर हो जाएगा। हो गया सारा? यस सर। चलो और भी पूछना है? चलो, अब बाकी अगले क्लास में पूछना, ठीक है? यस सर। और भी बनाओ, बाकी हम अगले क्लास में इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई कियो, बन रहा है या नहीं क्वेश्चंस? एग्जाम वाले क्वेश्चंस बनते हैं या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। कितना परसेंटेज बन रहा है? 90% से अबव हो जा रहा है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस? कुछ कुछ। बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो। कर पा रहे हो या नहीं बाकी लोग प्रीवियस ईयर यस वाले? सर। यस सर। ठीक है, तो तुम लोग अटेम्प्ट करके देखो, ठीक है? अब जो भी डाउट होगा उसको, अब बाकी जो बच गया वो अगले क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? बाकी और भी बना के रखो, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो एंड करें? ठीक है, चलो।